हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका आपके अपने चैनल हिंदी क्लासेस में मैं शब्बो खान स्वागत करती हूं और आशा है मुझे आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा पता है उन सबको यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जा चुका है दिसंबर सेशन का। अब आगे आने वाले जून सेशन के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी होगी और इसी को देखते हुए मैं आज यूजीसी नेट हिंदी के सिलेबस में प्रस्तावित कहानी दुलाई वाली, जो बंग महिला की कहानी है और बंग महिला को राजेंद्र बाला घोष इनका ओरिजिनल नाम है और ये अपने छद्म नाम बंग महिला के नाम से इन्होंने दुलाई वाली कहानी लिखी है और बंग महिला के नाम से इनको जाना भी जाता है। आज हम दुलाई वाली कहानी को पढ़ेंगे और मैं इसका वाचन करूँगी। आप सभी ध्यान से इसे सुने और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हों आप उन्हें नोट डाउन ज़रूर करते रहें साथ साथ में। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दुलाई वाली कहानी बंग महिला के द्वारा, और इसका जो काल है, प्रकाशन काल जो है इसका प्रकाशन काल 1907 का है। इसको ध्यान रखें, 1907 की एक कहानी है बंग महिला की। 1907 की कहानी है बंग महिला की। और राजेंद्र बाला घोष का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1882 में वाराणसी में। राजेंद्र बाला घोष या बंग महिला को जो जन्म हुआ है 1882 वाराणसी। ध्यान रखें आप इसको, वाराणसी में इनका जन्म हुआ है 1882 में। आप इसे भी ध्यान रखें। और इनके जो पति थे उनका नाम था चंद्रदेव। इनके पति का क्या नाम था? चंद्रदेव। इनके पति का नाम है चंद्रदेव, ये ध्यान रखें आप। और इनकी लगभग 2 और भी कहानियाँ की हैं, जिसमें जो दालिया है एक, और एक है हृदय परीक्षा। आप इसे भी ध्यान रखें, एक दालिया और एक हृदय परीक्षा, इसे भी ध्यान रखें आप इसको। और जो दुलाई वाली जो कहानी प्रकाशित हुई है सरस्वती पत्रिका में, इसको प्रकाशन इसका हुआ है, ध्यान रखें इसे भी आप। इसका जो प्रकाशन हुआ है सरस्वती पत्रिका में हुआ है इसका प्रकाशन। आप बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और कहानी में बढ़ने से पहले मैं आपको इसके कुछ पात्र जो हैं, आपका जो इसका ओवरव्यू है थोड़ा सा मैं बता देती हूँ ताकि कहानी समझने में आपको आसानी हो। इसमें जो मुख्य पात्र हैं एक वंशीधर और नवल किशोर। मुख्य जो पात्र हैं वंशीधर और नवल किशोर हैं। इसके अलावा इसमें जानकी, सीता, वंशीधर का साला है और इक्के वाला। मैं इसको लिख देती हूँ और आपके पास अगर नोट ना हो इसका, या आपके पास ये पात्र नहीं लिखे हुए हो कहीं, तो आप इसे नोट ज़रूर करें क्योंकि पात्रों से बहुत प्रश्न बनते हैं इसमें। तो आप इसको पात्र ध्यान रखें, मैं यहाँ नोट कर देती हूँ। इसका जो पहला पात्र है और महत्वपूर्ण पात्र है, पहला वंशीधर पात्र है। पहला इसका वंशीधर इसका पात्र है, वंशीधर। जो दूसरा पात्र है इसका नवल किशोर। वंशीधर और नवल किशोर। आप इसको ध्यान रखें, किशोर। जो अगर राइटिंग समझ ना आ रही हो तो आप लोग, मैं बोल रही हूँ तो ध्यान से सुने और उसको नोट करें। पहला पात्र हो गया वंशीधर, दूसरा हो गया नवल किशोर। इसके अलावा जो थर्ड इसका पात्र है जानकी। जो जानकी जो है ये वंशीधर की जो पत्नी है जानकी। जो जानकी है, इसमें तीसरा जो पात्र है, ये तीसरी पात्र है ये जानकी। और ये जो है वंशीधर की पत्नी है जानकी, ध्यान रखें आप इसको। और इसका फोर्थ जो पात्र है वो है सीता। चौथा जो इसका पात्र है सीता, और ये वंशीधर की साली है, 10 वर्ष की लड़की है, 10 वर्षीय है ये। 10 इसका जो वर्ष है, इसकी जो उम्र है वो 10 साल है, और या जो है वंशीधर की साली है। इसके अलावा इसमें वंशीधर का साला है, इसमें इसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ वंशीधर का साला जो है एक तरह दिखाया गया है, एक जगह है, पॉइंट ऑफ यस। और इसके अलावा एक है इक्के वाला। तो ये 5-6 पात्र हैं इसके, तो आप ध्यान रखें, वंशीधर, नवल किशोर, जानकी, सीता, वंशीधर का साला और इक्के वाला। 6 पात्र हैं, इनको आप ध्यान रखें और नाम ज़रूर इसके ध्यान रखें ताकि आगे अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप इसको आराम से प्रश्न को हल कर पाए। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। इसको मैं वाचन करती हूँ और आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। दुलाई वाली बंग महिला 1907, ठीक है, सरस्वती पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं बिल्कुल ध्यान रखें आप इनको। काशी जी के दशाश्वमेध घाट का स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गदौलिया की तरफ आ रहा था।
एक हाथ में एक मोती मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिबियाँ और सुंघनी की एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। गोदौलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वह जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य के वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वह एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रख दी और सीता सीता कहकर पुकारने लगता है। क्या है? कहती हुई एक 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। 10 बरस, ध्यान रखें, यहाँ पर आया हुआ 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोगों को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों भला? आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुंह से कह दिया। बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो, हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ते से आ रहे थे नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले रहे हैं। कहाँ उनकी बहू कहाँ की है? नवल किशोर की, आगरे की। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, जो नवल किशोर की वाइफ जो है, पत्नी है, वह कहाँ की है? आगरे की है। और नवल किशोर कहाँ से आ रहे हैं? कलकत्ते से आ रहे हैं। उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया है। हम सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो ये लोग कहाँ से जाना था इनको? इन सबको साथ में कहाँ से जाना था? किस स्टेशन से? मुगल सराय से। ठीक है, ध्यान रखें आप इसको, मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। तो इनको कहाँ जाना था? मुगल सराय से इलाहाबाद जाना था। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है इनको ध्यान रखें। नवल किशोर कहाँ से आए थे? कलकत्ते से। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले रहे हैं। और साथ में ये जब साथ मिलके जाने वाले थे तो कहाँ से जाने वाले थे? मुगल सराय से इलाहाबाद। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी में मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या है? कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बांध बूंद कर घंटे भर में खा पी कर चलो। जब हम तुम्हें विदा कराने आए ही हैं, तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करवाएं। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे, पर मेरे तो नाको दम आ जाएंगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। और किससे? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है। उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। एक रोज मैं चौक में बैठी पूड़ियाँ काढ़ रही थी कि इतने में न जाने कहाँ से आकर नवल चिल्लाने लगे, ए बुआ, देखो तुम्हारी बहू पूड़ियाँ खा रही है। मैं तो मारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वे बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि यह बेचारी कभी रोटी तक तो खाती ही नहीं, पूड़ी क्यों खाने लगी। आगे देखिए। इतना कहकर बंसीधर कोठरी के बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रो रुलाकर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई की आंखें भर आईं और आषाढ़ सावन की ऐसी झड़ी लग गई। जानकी देई, ध्यान रखें इनकी पत्नी का क्या नाम है? जानकी देवी होगा शायद यहाँ पर। जानकी देवी, ठीक है। जानकी देवी की आंखें भर आईं। तो ये ध्यान रखें इनकी पत्नी का क्या नाम है?
जानकी देवी। ठीक है, क्या नाम है इनकी पत्नी का? जानकी देवी। जो इनकी पत्नी है उसका नाम क्या है? जानकी। ठीक है, ये यहाँ नाम दिया हुआ है। आगे देखिए, बंसीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बंसीधर कहाँ के रहने वाले हैं? इलाहाबाद के रहने वाले हैं बंसीधर। बनारस में ससुराल है, और ससुराल इनकी कहाँ है बंसीधर की? बनारस में। ससुराल कहाँ है बंसीधर की? बनारस में। रहने वाले कहाँ के हैं? इलाहाबाद के। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साली, एक साले, साली और सास के सिवाय और कोई नहीं है। तो साली जो इनकी नाम बताया मैंने, सीता, 10 वर्ष की है, ऊपर भी आ चुका है, और एक साला जो उसका नाम इस यहाँ कहानी में नहीं है। ठीक है, एक साली और एक साला, और सास का भी नाम इसमें नहीं है, सिर्फ सास बताया गया है। सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। तो नवल किशोर क्या लगते हैं इनके? नवल किशोर दूर के नाते में ममेरे भाई। नवल किशोर क्या लगते हैं वंशीधर के? दूर के नाते में ममेरे भाई। पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है, दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब हैं, एक जान दो कालिब हैं। आगे बढ़ते हैं। उसी दिन बंसीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देई भी रोती ही रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे की सी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहें। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों के सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछौने से बातें करते हैं। तिस पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नजदीक तो है। बंसीधर बोले, नहीं नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंसीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता है, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, तब बंसीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ हैं नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंसीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रखकर आप भी बैठ गए। जानकी देई बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिकरौल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पोंछ चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंसीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो हम भूल ही गए कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल गए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, जो भूलकर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना। तो नवल कैसे हैं? कट्टर। नवल किशोर कैसे हैं? कट्टर स्वदेशी हैं। नवल किशोर कैसे हैं? कट्टर स्वदेशी हैं नवल किशोर। ध्यान रखें अब इसको। वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं, देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। तो इसने यहाँ पर किसकी संज्ञा दी है कि वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। तो यहाँ कहानी में क्या दिखाया जा रहा है कि बंगाली जो थे उस टाइम बंगाल के जो लोग थे वो कट्टर स्वदेशी हुआ करते थे, और नवल किशोर जो है वह बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो 2-4 सुनाए बिना न रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक बिलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देशी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। बहुत अच्छी बात है भैया। आगे देखते हैं। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, या बुरी है?
इतने में स्टेशन से कुलियों ने आ घेरा। बंसीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो डेढ़े दर्जे का टिकट मिलता है। बंसीधर फिरकर बोले, अगर मैं डेढ़े दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाला चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा, या कहते हुए बंसीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंसीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। राजघाट पार करके कहाँ पहुँचे? मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफार्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफार्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंसीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिर तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंसीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल न मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अच्छी सोच तो इस बात की थी कि जानकी सुनेगी तो ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। बंसीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए? कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डेढ़े का था, पर डेढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंसीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। गाड़ी कहाँ पहुंच गई है भाई? हमारी मिर्ज़ापुर पहुंच चुकी है। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंसीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफार्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। पीछे से जानकी की सुधा आई। सोचा कि पहले पूछ ले तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंसीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय डेढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंसीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंसीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंसीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वह स्त्री कुछ अकचकाकर थोड़ा सा मुंह खोलकर जंगले के बाहर देखने लगी। ज्यों ही गाड़ी छूटी वह मानो कांप सी उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर ही देखती रही। फिर अस्पष्ट स्वर से रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थीं। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनई तो नाही आइलेन हो, देखो रोवल कर थईन। दूसरी बोली फिर, अरे दूसरा गाड़ी में बैठा हुई है। पहली दूर बौरही ही जनानी गाड़ी थेड़े है। अब भाई जो भी इसका मतलब मुझे तो पता नहीं। फिर दूसरी फिर से बोली, तो हो भलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जेपुरा चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह सुन न सकी।
तब पहली बोली, हट हम पुछिला ना, हम कहाँ कहाँ उतरबू हो, आई इलाहाबाद। दूसरी फिर से बोली, इलाहाबाद कौन गाँव हो गैया। पहली, अरे नाही जनलू पयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी फिर से बोली, भला पयाग जी काहे ना जानीत, ले कही के नाही तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नहाए चुकी हई, ऐसो हो सोमवारी और गहन दका दका लाग रहा तउन तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली फिर से बोली, आवे जाए के तो तब औते जाता बटले बाटेन, फुन यहाँ साइत तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटली है, हम पंचा हई राजघाट टिकस कटौली मोगल के सराय उतरली होदा पुनः चढ़ली। दूसरी फिर से कहती है, ऐसे एक दाई हम आवत रहे, एक मिली औरो मोरे संगे रही, दकौने टिसनिया पर उकर मलिकवा उतरे से कि जुतरते ही गड़िया खुली। अब भैया उगरा फाड़ फाड़ दियाए, एक साहब गड़िया खड़ी कर, ए साहेब गड़िया तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहीनाती काहे के खड़ी होए। जो भी ये सारी स्त्रियां अपने आपस में बातें कर रही थी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं भाई। हाँ यार, इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंसीधर ऊब उठे। तब वे उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वे भी वहां पहुंच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद की ही जा रहा हूं, मेरे संग भी स्त्रियां हैं जो ऐसा ही है, तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ही ठहरा रहूंगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे तो थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। बंसीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो आप भली कही, ना ही भैया हम पंचे काहे के केहू से कुछ कहीं, अरे एक के एक करत न बाए तो दुनिया चलत कैसे बाए, इत्यादि ज्ञान गाथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों, सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में एक स्त्री जो फ्रांसीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंसीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंसीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है, देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को ही बंसीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर ना आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई ना आया तो क्या करूंगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ ही उन अशिक्षिता स्त्रियों ने फिर मुंह खोला कि भैया जो केहू बिना टिकस के आवत होए तो ओकर का सजाए होल। अरे ओका ई नाही चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिलेन और पपुआ तउन टिक्कस ले के चल दिलेन। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंसीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंसीधर क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंसीधर से बदला लिए बिना न रहता। बंसीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंसीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंसीधर के जाते ही वह बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए रख छोड़ा था, किसी बहाने से भाग गई। अब तो बंसीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे, कहीं पता नहीं। इस पर बंसीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइद में घर से निकले कि एक के बाद दूसरी आफत में फंसते चले जा रहे हैं।
इतने में अपने सामने उस ढुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है? इतना कहना था कि ढुलाई से मुंह खोल, ढुलाई नहीं थे, दुलाई, उस दुलाई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है? इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। तो उस दुलाई में कौन था? उस दुलाई वाली महिला के रूप में कौन था? नवल किशोर थे उस दुलाई वाली महिला के रूप में। अरे यह क्या सब तुम्हारी ही करतूत है? अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया है। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। नवल किशोर कहने लगे, बंसीधर कहने लगे, मालूम होता है कि वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा, तो वे गई कहाँ? वे लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी हैं, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ, या तो कहे तुम मिर्ज़ापुर से कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम सब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं 1.5 दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे, मैं तुम्हारे पास से निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा, फिर थोड़ा और देख ले। करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा, अब चलो, जो हुआ उसे माफ़ करो। कौन बोल रहा है? ये नवल किशोर बोल रहे थे। यह सुनकर बंसीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंसीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती, पर वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली बार रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था? हम तुम दोनों गाड़ी में न थे? हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इत्तला कर देता तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था? 4 हाथ की दुलाई की बिसात ही कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बहुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही थी कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाएं तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुंचे और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। कौन कह रहा है? ये बंग महिला जी कह रही हैं, ठीक है। और कब की है ये? 1907, ठीक है। आशा है मुझे आपको कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगी। तो आप इन जितने भी स्टेशन थे इनमें और पात्र थे, इन सबको ध्यान रखें और इनको नोट ज़रूर करें। फिर से कह रही हूँ, इन सभी पात्रों को, इनके जो स्टेशन वगैरह थे, नवल किशोर कहाँ से चढ़े और वंशीधर कहाँ से आए, इनके ससुराल कहाँ थी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, खुश रहें और बाय बाय, टेक केयर।